as discussed today what we are going to learn is current electricity. ठीक है, so पहले देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं. So current electricity. So the basic thing that we need to learn in current electricity is what is current. क्या होता है? चार्ज. सबसे पहले हमको समझना होगा चार्ज. What is charge? Charge is nothing but rate of flow of current. क्या होता है? ऐसा होता है? नहीं. Charge is nothing but number of electrons. जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे उतना ही ज्यादा क्या बनेगा? चार्ज. And charge on one electron is how much? That is equal to 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. Excellent. So this is 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb, right? अगर हम लोग बात करेंगे हमारे करंट के बारे में, so current is nothing but rate of flow of charge. जब भी मैं बोलूंगा बेटा rate, that means उसके डिनोमिनेटर में टाइम है, right? उसके डिनोमिनेटर में क्या है? टाइम. So charge is represented by Q, time is represented by T, so current is represented by I. So I is equal to basic formula is Q by T. Okay. Now if we will think about the units, so charge is measured in coulomb, time is measured in second, so coulomb per second is nothing but equal to ampere. So Andre Ampere has discovered the current. So on the remembrance of Andre Ampere, current का जो unit बन गया है वो क्या है? एम्पियर. क्या है? Now सबसे important जो चीज हमको पढ़ना है बेटा इसमें वो होता है करंट का बैलेंसिंग. तो हम लोग यहाँ पर जो बात करेंगे वो हम लोग बात करने वाले हैं किरचॉफ्स लॉ के बारे में. I think we need to maintain the silence in the class. Kirchhoff's law, right? Yes. So in Kirchhoff's law is discovered into two steps, A and B. First हमारे पास है that is called as junction law. That is called as junction law. And second is called as loop law, also regarded as voltage law, right? So junction law and loop law के अंदर कॉमन सा डिफरेंस है that suppose कंसीडर कर लो I have one point, ये पॉइंट है बेटा मेरे पास, ओके? तो जितना भी मेरे पास इनकमिंग होगा उतना ही मेरे पास आउटगोइंग होगा, राइट? इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंस. सिंपल कॉमर्स का फंडामेंटल है. तो यहाँ पर एक करंट आ रहा है, यहाँ पर भी एक करंट आ रहा है और यहाँ पर भी करंट आ रहा है. लेट्स गिव द नेम एज I1, I2 एंड I3. ओके, नेट करंट अराइविंग एट दिस पॉइंट. ठीक है, सो जितना करंट मेरे पास आएगा उतना ही करंट मेरे पास से जाएगा, राइट? सो जितना करंट मेरे पास से आया उतना करंट गया. ओके, तो बैलेंस क्या हो गया? नील बटे सन्नाटा. कुछ भी नहीं बचा हमारे पास. I4, I5, I6. ठीक है, करंट आ रहा है मतलब इनकम बढ़ रहा है. दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज पॉजिटिव साइन अपने पास. ठीक है, पैसा जा रहा है नेगेटिव साइन. वेरी गुड. ओके, ये सबका टोटल कितना मिल गया आपको? 0, 0. ठीक है, सो लॉ क्या बन गया? I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 माइनस I6 इज इक्वल टू बचा क्या भाई? कुछ भी नहीं. कहेंगा, राइट? सो इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं. I1 प्लस I2 प्लस I3, राइट? यस सर. प्लस I4 प्लस सॉरी माइनस इक्वल एज माइनस I4 माइनस I5 माइनस I6 इज इक्वल टू 0. तो हम लोग यहाँ से लॉ बना सकते हैं. कैसे बनाएंगे लॉ? तो लॉ सिंपल है कि भाई देखो नेट करंट अराइविंग एट अ जंक्शन. ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे तो ये है दिस इज नेट करंट अराइविंग एट अ जंक्शन और ये है नेट करंट, ठीक है, लिविंग एट अ जंक्शन. ये दोनों का एल्जेब्रिक सम इज 0. Okay, yes, so total current arriving at a junction and total current leaving from the junction is equals to 0. अच्छा, थोड़ा इसको साफ सुथरे भाषा में पॉलिश करके लिखेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर सम ऑफ, क्योंकि हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में बात कर रहे हैं. वेक्टर एज अ डायरेक्शन, पॉजिटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, इक्वल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर. तो हम लोग बोलेंगे नेट करंट या फिर हम लोग बोल सकते हैं द एल्जेब्रिक सम ऑफ और वेक्टर सम ऑफ नेट करंट अराइविंग एट अ जंक्शन and net current leaving from the junction is equal to 0. Very easy. सेकंड देखते हैं लूप लॉ. नाउ बच्चे लूप लॉ को देख के सबसे ज्यादा डरते हैं बट वो सबसे ज्यादा इजी है. लूप लॉ. अच्छा, लूप का मतलब अगर हम लोग समझेंगे तो दैट मींस क्लोज, बाउंड्री. ठीक है, बाउंडेड. तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर एक फर्स्ट क्लास बना लेते हैं सर्किट.
तो यहाँ पर हम लोग एक खाली जगह बनाया है, वहां पर हम लोग सर्किट लगाने वाले हैं। राइट, चलो एक यहाँ पर भी जोड़ देते हैं। I think there is no point of discussion here. चलो अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लगा लेते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है ना। वन मोर थिंग व्हाट वी कैन डू हियर इज, यहाँ पर हम लोग एक EMF लगा लेते हैं सो दैट करंट फ्लो कर पाएगा, और यहाँ पर भी एक EMF लगा लेते हैं। चलो तो ये हो गया है पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव। आप चाहो तो की भी लगा सकते हो। अब लेबलिंग देखो शुरू करते हैं। ये है R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, कैसे भी लेबलिंग कर सकते हो, ऐसा कोई रूल नहीं है। ठीक है। नाउ एज वी नो करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन, करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन। तो भाई यहाँ से करंट आ रहा है, अगर ये E1 है और ये E2 है, तो E1 में से आने वाला करंट है दैट इज I1, E2 में से करंट आने वाला है दैट इज इक्वल टू I2, और यहाँ पर दोनों इकट्ठा हो गए तो यहाँ से जाएगा I1 प्लस I2। अगेन ये दोनों करंट यहाँ से, ऊपर वाला ऊपर के रास्ते, नीचे वाला नीचे के रास्ते। ठीक है। तो यहाँ पर करंट कौन सा है I2, यहाँ पर करंट कौन सा है I1, बैलेंस हो गया है। सिर्फ ये एक प्लेस ऐसा है जहाँ पे दोनों करंट है, राइट। सो अभी अगर हम लोगों को इक्वेशन को बैलेंस करना है, इफ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कैसे काम करता है, सो वी नीड पर्टिकुलर लूप। तो जैसे कि अगर हम लोग बात कर लेंगे तो एक पहला लूप ले लेते हैं, ये लूप कौन सा लूप है, ये लूप है पहला, जिसका नाम आप दे सकते हो, अगर नाम दे देना है तो A B C D E F। ठीक है। तो ये लूप है A B E F A। ठीक है, लूप है। लूप क्यों है, क्योंकि A से शुरू हुआ A पे खत्म हुआ, B से शुरू हुआ B पे खत्म हुआ, लाइक दैट। ओके, अब साइन कन्वेंशन ये बोलता है कि EMF को पॉजिटिव से शुरू करना है। कहां से, पॉजिटिव से। तो बाकी सेम डायरेक्शन वाले सब नेगेटिव, और EMF नेगेटिव से शुरू हुआ तो बाकी सब पॉजिटिव, व्हाटएवर यू लाइक। ओके, जैसे E1 है हमारे पास तो E1 को पॉजिटिव कर दो, बाकी सब क्या रहेगा, एक ही डायरेक्शन है ना, तो सेम डायरेक्शन वाले नेगेटिव। माइनस, चलो ये I1 जब R2 में से पास होगा तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा I1 R2, मेक सेंस। I1 R2 यहां से जब पास होगा तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा I1 प्लस I2 R6। फिर ये यहां से जाएगा तो इसका हो जाएगा I1 R7, करेक्ट, और ऊपर से जाएगा तो हो जाएगा I1 R1, दैट इज इक्वल टू 0। ओके, दैट इज इक्वल टू 0। तो लूप लॉ क्या बोलता है, लूप लॉ ये बताता है कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में EMF और वोल्टेज का टोटल कितना होना चाहिए, 0। अब वोल्टेज अगर एक सर्किट में 5 6 7 8 रेजिस्टेंस है, समझ लो V इज इक्वल टू क्या होता है IR, तो ये भी कितना होना चाहिए। लेकिन समझ लो बहुत सारे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, तो वो रेजिस्टेंस का टोटल भी कितना होना चाहिए। ओके, दिस इज कॉल्ड एज अ किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ और लूप लॉ। एल्जेब्रिक सम ऑफ EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एनी लूप इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हो गया algebraic sum of EMF and all the potential difference is equal to 0. Now let's consider another loop. ये वाला लूप दिख रहा है क्या आपको? Yes sir. So starting with the loop 2. चलो थोड़ा यहाँ पे लिखो। लूप 2, चलो क्या है, B C D E B। What is the loop 2? B C D E B। What we have starting with E2, EMF से शुरू करने का, कभी लाइफ में आपका गड़बड़ नहीं होने वाला। yes, E2 पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। क्या होने वाला है, I2 वेरी गुड माइनस I1 प्लस I2 इन ब्रैकेट ऑलवेज R6 माइनस I2 इज इक्वल टू 0। चलो तो वैसे ही हम लोग, ठीक है, ये पूरे लूप के अंदर भी फाइनल लूप, ये लूप के अंदर भी लगा सकते हैं। yes, चलो तो पूरा लूप, लूप 3, ठीक है, लूप नंबर 3। थर्ड लूप के अंदर हम लोग अगर देखेंगे, सो व्हाट वी हैव, लूप का नाम देखो ABCDEF8, ABCDEF8 एंटायर लूप। तो ध्यान में रखो, जब भी दो लूप होंगे 2 EMF होंगे, 2 EMF। तो पहला पॉजिटिव
दूसरा नेगेटिव, मेक सेंस? कैसे याद रखने का? पहला पॉजिटिव, अच्छा पहला नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव, सेम डायरेक्शन नेगेटिव, ऑपोजिट डायरेक्शन पॉजिटिव, सेम डायरेक्शन पॉजिटिव, ऑपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव, मेक सेंस? चलो तो हमारे पास यहां से शुरू करते हैं, I1 R2 डायरेक्शन सेम है, यहां पर उल्टा हो गया प्लस I2, यहां पर भी डायरेक्शन उल्टा है, यहां पर भी डायरेक्शन उल्टा है। देखो आप जहां ऐसे रहे हो करंट आया ऐसे रहा है, अब आप जहां ऐसे रहे हो करंट भी ऐसे ही जा रहा है। सो यू हैव I1 R7, यहां पर I1 R1 दैट इज इक्वल टू 0। दिख रहा है ना आप लोगों को? यस सर। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज किरचॉफ्स लूप लॉ। ठीक है, किरचॉफ्स लूप लॉ। अब इसके एप्लीकेशंस क्या है? तो एप्लीकेशन में ऐसा हुआ कि एक 4 कॉर्नर लिए गए, जैसे कि आपको देख पा रहे होंगे आप इधर, वी नीड अ स्पेस एज वेल। चलो तो ये 4 कॉर्नर लिए गए, 4 कॉर्नर पर 4 रेजिस्टेंस लगाए गए। ठीक है, और ये 4 रेजिस्टेंस को लेकर जो हम लोगों ने अलग अलग पोजीशन बनाया है, ये एक नेटवर्क बना। क्या बना? नेटवर्क बन गया। दिख रहा है क्या आपको नेटवर्क के जैसे? और नेटवर्क बनने के बाद क्या किया? देखो यहाँ पर सिंपली एक कनेक्शन कर दिया है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, बैटरी लगा दिया, और रियोस्टेट दैट इज कॉल्ड एज एडजस्टेबल रेजिस्टेंस यहां से लेकर आए इधर। ठीक है, सो दिस इज रियोस्टेट की बैटरी ऑफ ईएमएफ ई। अच्छा आप सबको मालूम है करंट का डायरेक्शन क्या रहता है? ये पॉजिटिव नेगेटिव। इधर गया, अब करंट यहाँ आके कंफ्यूज हो गया, थोड़े इधर जाओ थोड़े उधर जाओ, बचेंगे हो मेरे साथ आओ। देखा ना? तो थोड़े ऊपर जाएंगे, थोड़े पानी के जैसा काम करेगा। तो ऊपर की तरफ जाएगा वो I1, नीचे की तरफ जाएगा वो I2। अब ये है R1 R2 R3 R4। ठीक है, अब देखो यहाँ पर गया तो यहाँ पर भी I1 ही था। अब किया क्या गया? ऐसा अरेंजमेंट किया गया जिससे कि ये जो सेंटर पॉइंट दिख रहा है आप लोगों को, उसको बैलेंस किया गया। नाउ कैसे बैलेंस किया गया? फॉर दैट वी हैव कनेक्टेड वन गैल्वेनोमीटर। तो आप बोलेंगे सर ये कैसे कनेक्ट होता है? तो ये कुछ ऐसे कनेक्ट हुआ गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर को ऐसा एडजस्ट किया गया। कैसे एडजस्ट किया गया? रियोस्टेट से, जिससे कि करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड एज बैलेंस कंडीशन। इस तरीके से रियोस्टेट को एडजस्ट किया गया जिससे कि गैल्वेनोमीटर का करंट कितना हो जाए? 0। तो गैल्वेनोमीटर का करंट 0 आ गया तो बैलेंस कंडीशन हो गया। इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी। तो यहां से जो करंट गया वो गया IG, ये था I1, मेक सेंस? I1 में से IG गया तो इधर कितना गया? I1 माइनस IG, मेक सेंस? यहां से कौन सा करंट आया? IG। यहां से कौन सा करंट आया? I2। तो इधर कौन सा करंट गया? I2 प्लस IG, बराबर? यस सर। और यहाँ पर कितना करंट आया? I1 माइनस IG, I2 प्लस IG, IG गया, I1 प्लस I2 दैट इज इक्वल टू I। जितना करंट जा रहा था उतना ही करंट आ गया, मतलब हमारा सर्किट क्या हो गया? बैलेंस। करेक्ट? यस सर। चलो सो नाउ वी हैव 2 लूप्स। देखो ये पहला लूप है, ओके, और ये दूसरा लूप है। ओके, सो लूप 1 क्या बता रहा है हमको? लूप 1 क्या है ये देख लेते हैं। लूप 1 है A B G, गैल्वेनोमीटर B A। ओके, स्टार्टिंग विद A। यहाँ पर EMF नहीं है, EMF नहीं है। तो मान लो कि EMF है, EMF को पॉजिटिव ले लिया। क्या ले लिया? पॉजिटिव। EMF को क्या ले लिया है? पॉजिटिव। तो करंट वोल्टेज को क्या लेंगे? नेगेटिव। सो EMF पॉजिटिव तो वोल्टेज नेगेटिव, I1 R1 माइनस IG G, और ऐसा उल्टा आ रहा है तो प्लस I2 R3 is equal to 0। वेरी गुड। ठीक है, Yes. बट अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हम लोगों ने बैलेंस किया है जिसमें IG का वैल्यू कितना है बेटा? 0। तो यानी कि अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये I1 R1 हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, ये उधर जाएगा माइनस I2 R3। सो यू गॉट I1 R1 दैट इज इक्वल टू I2 R3। इसको हम लोग 1 नाम दे सकते हैं एंड विल ग्रांट दिस इक्वेशन नंबर 1। अब हमारे पास दूसरा लूप है, जैसे कि आप राइट साइड वाला लूप देख पा रहे होंगे। सो लूप 2 है, उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो BGDCB है, BGDCB। ठीक है, चलो B से शुरू करो तो ये हो जाएगा माइनस IGG। ऐसा जा रहे हो, करंट भी ऐसे जा रहा है। ठीक है, कितना हो रहा है? माइनस I2 प्लस
I2 प्लस IG R4, ठीक है। अब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, I1 minus IG R2 is equal to 0. ओके। अब टेक्निकली अगर आप देखेंगे तो ये वैल्यू 0 है, ये वैल्यू भी 0 है। सो व्हाट यू हैव अच्छा ये भी वैल्यू 0 है, ठीक है। तो ये जब गया आपका, तो ये बचेगा माइनस I2 R4 Plus I1 R2 is equal to 0. दैट मींस I1 R2 I1 R2 इसको उधर ले जाते हैं, दैट इज इक्वल टू I2 R4. सेकंड। तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन भी मिल गया है, ठीक है। नाउ हम लोग क्या करते हैं अभी, 1 and 2 को डिवाइड कर देते हैं फ्रॉम 1 and 2। 1 and 2 वी हैव इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर लो। सो विल हैव I1 R1 I1 R2 I2 R3 I2, so I1 गया I2 गया। So finally we have R1 upon R2 is equal to R3 upon R4. So this condition is called as balanced condition of Wheatstone network। यानी कि ये नेटवर्क में 4 रेजिस्टेंस चाहिए, ओके। तो बैलेंस कंडीशन मिलेगा। पर्पस क्या था, राइट? सो पर्पस ऑफ दिस नेटवर्क इज टू डिटरमाइन अननोन रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल। जैसे कि 1 2 3 4 है, तो उसमें से 3 नोन होंगे, तो चौथा अननोन मिल जाएगा ना। R1 R2 R3 मालूम है, R4 ढूंढ पाएंगे, तो 3 नोन होने चाहिए, 1 अननोन होना चाहिए। तो बहुत सालों से ही 4 रेजिस्टेंस को इस नेटवर्क में लगाया जाता था, एंड देन 3 का वैल्यू मालूम होगा तो चौथा ढूंढ सकते थे। लाइक दैट द एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म। बट केल्विन नाम का एक साइंटिस्ट हो गया, उसको लगा यार 1 को ढूंढने के लिए 3 को कहां ढूंढेंगे, मतलब 3 रजिस्टेंस 4 है तो चारों की वैल्यू तो मालूम होनी चाहिए ना। ऐसा कुछ करते हैं जिसमें सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस नोन हो, बराबर, बाकी रेजिस्टेंस की जरूरत ही नहीं पड़े। तो ऐसा करने के लिए उसने इसी नेटवर्क का यूज किया, ठीक है। और जो नेटवर्क स्टार फॉर्मेट में था उसको कुछ इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। अगर आप देखेंगे तो एक यहां पर लगा था रेजिस्टेंस हमारे पास, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ओके। एक रेजिस्टेंस यहां पे था, क्लोन कर लेता हूं, एक रेजिस्टेंस यहां पे था, एक रेजिस्टेंस कुछ यहां पे था, और एक रेजिस्टेंस कुछ यहां पे था, ठीक है। यस और नो? उसने बोला कि सबसे पहले तो ये नीचे वाले दोनों को हटाओ भाई, समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. नीचे वाले दोनों को हटाओ, और जो नेटवर्क आपके पास बना हुआ है उसको कुछ डिसेंट मैनर में एडजस्ट करो। तो देख सकते हो कि आपके पास सिर्फ 2 गैप है, और नीचे उसने क्या किया, ये जो हमारे पास वायर अवेलेबल था, ये जो वायर अवेलेबल था, राइट, पहले हम लोग उसमें रेजिस्टेंस लगाते थे, वो वायर को उसने 1 मीटर का वायर बना दिया, मतलब 100 सेंटीमीटर। देखो ध्यान से समझना कैसे कन्वर्ट हुआ है। देन यहां पर हम लोग क्या करते थे, एक रेजिस्टेंस लगाते थे, यहां पर भी एक रेजिस्टेंस लगाते थे। तो मान लेते हैं कि यहां पर एक अननोन रेजिस्टेंस लगाते थे x, और यहां पर उसने क्या किया, एक नोन रेजिस्टेंस लगाया। हाँ, तो अभी एक ही रेजिस्टेंस की आवश्यकता है जिसका वैल्यू आपको मालूम है, दैट इज r, और यहां पर क्या है x। नीचे रेजिस्टेंस हटा दिया। तो कैसे बैलेंस किया? बैलेंस करने के लिए किसकी जरूरत पड़ने वाली है? वी नीड अ गैल्वेनोमीटर एज वेल। किसकी जरूरत पड़ने वाली है? तो जरूरत पड़ने वाली हम लोगों को किसकी? गैल्वेनोमीटर की। तो गैल्वेनोमीटर को उसने कनेक्ट कर दिया यहां पर, और यहां पर एक मूवेबल वायर रख दिया, जिसको एक लोखंड का जो नीप रहता है या टीक बोल सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज अ जॉय की, लेकिन उसको बाद में कन्वर्ट करते करते शॉर्ट फॉर्म में हो गया जॉकी। हाँ, सो मूवेबल की, एडजस्टेबल की, क्या बोला जाता है? एडजस्टेबल, कन्वर्ट कर दिया। अब क्या करना है आपको, दिख रहा है ना अरेंजमेंट? तो ये ब्रिज जैसा अरेंजमेंट है, ठीक है। तो ये बन गया है ब्रिज, बराबर, और ये 1 मीटर का वायर है, इसके लिए इसका नाम पड़ गया मीटर ब्रिज। समझ में आया कैसे पड़ा मीटर ब्रिज नाम इसका? कन्वर्ट कैसे किया गया इसको, राइट। एक हो गया है मीटर, 1 मीटर का वायर, ब्रिज जैसा स्ट्रक्चर, इसके लिए बन गया वो मीटर ब्रिज। अब किया क्या, आपने कोई भी वैल्यू का अननोन रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा दिया, गैल्वेनोमीटर है, टॉप लेफ्ट टू राइट मूव करो, जिस पॉइंट के ऊपर
ओके, गैल्वेनोमीटर में 0 दिखेगा, क्या दिखेगा? उसको बोलेंगे बैलेंसिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे? बैलेंसिंग पॉइंट। और नल पॉइंट। और क्या किया उसने, जैसे ही नल पॉइंट मिला उसने ये वैल्यू कैलकुलेट कर लिया और ये वैल्यू भी कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि 1 मीटर का था, स्केल लगा था भाई, ये 40 पे मिला तो ये 60 हो गया। दैट मींस कि ये लेंथ अननोन रेजिस्टेंस का लेंथ है और ये नोन रेजिस्टेंस का लेंथ है। तो अगर आपको लेंथ मालूम है, क्या मालूम है? लेंथ, और एक ही वायर है, तो आप ढूंढ सकते हो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। क्या ढूंढ सकते हैं? सिग्मा, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। तो अगर आपको लेंथ मालूम है, सिग्मा एल दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सो ये फॉर्मूला उसने यूज किया इमेजिनरी। तो यहाँ पर लेंथ क्या काम कर रहा था? R3 का काम कर रहा था। यहाँ पर ये किसका काम कर रहा था? R4 का। ये कौन सा काम कर रहा था? ये कौन सा काम कर रहा था? इमेजिन करो आप मीटर ब्रिज को, R1 R2 R3 R4, वैसे ही है। तो व्हाट इज बैलेंसिंग कंडीशन? व्हाट इज बैलेंसिंग कंडीशन? So we have a balancing condition as R1 upon R2 that is equal to R3 upon R4. Make sense? R1 की जगह पर क्या है बेटा? X, बरोबर। R2 की जगह पर क्या है? LX। तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ हो जाएगा सिग्मा LX, होगा? Yes sir. That is equal to R3 की जगह पर क्या है? हमारा रेजिस्टेंस, नॉन रेजिस्टेंस, R अपॉन इधर कितना हो जाएगा? सिग्मा LR। ठीक है, अब हमारे पास वैल्यू है, चलो सिग्मा सिग्मा उड़ा, यस और नो? तो वैल्यू क्या बचा हमारे पास? हमारे पास वैल्यू बचा है x अपॉन r को नीचे लेकर आए, दैट इज इक्वल टू lx अपॉन l। अब आप खुद ही समझ लो, lx और lr का टोटल करोगे तो कितना मिलेगा बेटा? क्योंकि 100 सेंटीमीटर है, तो आप lr को लिख सकते हो 100 माइनस lx। दैट मींस कि x इज इक्वल टू r सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा, ब्रैकेट में lx अपॉन 100 माइनस lx। सो दिस इज कॉल्ड एज एक्सप्रेशन ऑफ अ मीटर ब्रिज to determine a known resistance of a material। इसमें नॉन रेजिस्टेंस की जरूरत कितनी पड़ी? एक, सिर्फ एक। देखो राइट साइड में, तो आप लोग एक्सपेरिमेंट में क्या करते हो? रेजिस्टेंस बॉक्स दिया रहता है, उसमें से 10 निकालते हो, फिर चेक करते हो, 20 निकालते हो, चेक करते हो, 30 निकालते हो, फिर चेक करते हो, फिर इसको इधर लगाते हो, फिर वापस 10 20 30 निकालते हो, तीनों का क्यूमुलेटिव वैल्यू निकालोगे, उसका एवरेज निकालोगे तो वैल्यू मिलता होगा आपको। तो इसमें दो एक्सपेरिमेंट हो सकता है, दो को सीरीज में लगा कर भी चेक कर सकते हो, दो को पैरेलल लगा कर भी चेक कर सकते हो, तो 3 एक्सपेरिमेंट है। तो न्यूमेरिकल्स में बहुत टफ हो जाएगा, आपको बताएगा कि जब x और r लगाया था तो बैलेंसिंग पॉइंट यहाँ पर आ रहा था, जब इसमें सीरीज लगाया गया तो बैलेंसिंग पॉइंट शिफ्ट हो गया। ऐसे न्यूमेरिकल्स इस पर से आते हैं, सो दैट इज व्हाई दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हुआ क्या, पहले तो शुरुआत हो गई रेजिस्टेंस ढूंढने की, तो 4 रेजिस्टेंस में से 3 का वैल्यू मालूम होना चाहिए, एक अननोन होगा, सो मीटर ब्रिज का यूज हो रहा था। फिर वो डिफिकल्ट होने लगा, तो मीटर ब्रिज का व्हिटस्टोन नेटवर्क को हटा के मीटर ब्रिज का यूज हुआ, जिसमें एक नोन है, बाकी अननोन लगाओ, आप यू विल गेट द वैल्यू। लेकिन केल्विन के दिमाग में एक और ख्याल आया कि हम लोग को अगर गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस ढूंढना होगा तो कैसे ढूंढ सकते हैं? ठीक है, सो व्हाट ही डिड ब्यूटीफुली, इसने क्या किया, देखो ध्यान से समझना, इसने ये x को हटाया, समझ में आ रहा है क्या? ओके, और गैल्वेनोमीटर को यहां लगा दिया। समझ में आ रहा है क्या? गैल्वेनोमीटर को यहां पे लगा दिया और देख रहे हैं आप, एज इट इज, कोई चेंज नहीं। अब इसने वायर को लेफ्ट राइट घुमाया और IG में वैल्यू 0 लेकर आया, यहाँ पे नॉन रेजिस्टेंस, अननोन को हटा के तो क्या लगा दिया, और ये वायर को डायरेक्ट मूव किया। ओके, तो जहां पर अभी आपका x था, ठीक है, उधर गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है? मान लो कि G था, क्या था? G, तो G का भी वैल्यू मिल गया। सो दिस इज Kelvin's method to determine unknown resistance of galvanometer। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? This is Kelvin's method to determine unknown resistance of galvanometer। चल इसी है, आगे चलते हैं। फिर क्या हुआ कि आवश्यकता पड़ने लगी, रेजिस्टेंस ढूंढ लिया, रेजिस्टेंस का वैल्यू ढूंढ लिया। अब किरचॉफ्स लॉ में हम लोगों ने देखा है वोल्टेज लॉ के अंदर कि कभी-कभी हमारे पास दो EMF लगते थे, E1 E2, बट कभी कोई ऐसा इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है जिसमें मोर देन 2 मतलब EMF लगते हैं, तब उसमें 3 EMF के बीच में कंपैरिजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंपैरिजन। ठीक है, और वो कंपैरिजन तभी ढूंढा जा सकता है जब आपके पास ऐसा कोई यंत्र हो, मशीन हो, टूल हो, टेक्नोलॉजी हो, राइट? तो ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि अगर देखो ये 1 मीटर का वायर था, ठीक है, तो 1 मीटर के वायर में ज्यादा फर्क नहीं महसूस होता था, फिर वायर को भी बढ़ाया गया। कितना मीटर का वायर हो गया बेटा? 4। कितना मीटर हो गया? 4 मीटर हो गया। देखो जोड़ दे रहा हूं मैं ऐसा, ठीक है, ये क्या बन गया? 4 मीटर का वायर बन गया। अब जब लेंथ वायर का बढ़ता है,
ओके, तो ओम्स ने बताया था R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या बताया था? R is directly proportional to length. रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग। अच्छा, V इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? IR. सो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? IR. मतलब R बढ़ेगा, यानी कि अगर I कांस्टेंट है तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, बराबर ना? यानी कि जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा पोटेंशियल क्या होगा? ड्रॉप होगा। क्या होगा? ड्रॉप होगा। मान लेते हैं कि ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, क्या है? B. चलो अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा इस तरफ लिखता हूँ, एक EMF लगा देते हैं, एक की लगा देते हैं, ठीक है? ये हमारे पास हो गया है EMF, मतलब बड़ी बैटरी होती है वैसे देखने जाएंगे तो इधर, क्योंकि ज्यादा बड़ा है, सो यू नीड अ बिग EMF, ठीक है? EMF है E, की है K, रियोस्टेट है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से, तो लेंथ है वो 100, 200, 300, 400, 400 मीटर तक का लेंथ होता है, और ये 1000 मीटर तक का लेंथ बनाया जा सकता है, ओके? और इसका ज्यादातर यूज मेजर करने के लिए होता है पोटेंशियल डिफरेंस को, ओके? लॉ क्या बताता है? B इज इक्वल टू होता है बेटा IR, क्या होता है? मान लो कि आपका जो करंट है वो EMF से भी बन रहा है और उसमें कोई इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, इंटरनल रेजिस्टेंस, EMF है तो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, सो दैट इज आवर, ओके? अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्वेशन को लेंथ से डिवाइड कर दे रहे हैं। किससे डिवाइड कर दे रहे हैं? लेंथ। अब मुझे बताओ, आपने जो आपका इक्वेशन है उसमें EMF कांस्टेंट है, बड़ा रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगा, रियोस्टेट पे फिक्स कर दिया है, छोटा रेजिस्टेंस जो EMF के अंदर लगा है वो भी कांस्टेंट है, L लेंथ ऑफ द वायर भी कांस्टेंट है, मतलब ये पूरा वैल्यू क्या हो गया है? कांस्टेंट, यानी कि ये वैल्यू है कांस्टेंट। किसके लिए? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन AB, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन AB, यानी कि VAB by L is constant. This is called as PG, क्या बोलेंगे? पोटेंशियल ग्रेडियंट, चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। हम लोगों ने थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर 11 में पढ़ा था, टेम्परेचर ग्रेडियंट, चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट लेंथ। तो ये क्या है? पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या है ये? पोटेंशियल ग्रेडियंट। दिस इज द लॉ, इसी पर हमारा ये इंस्ट्रूमेंट काम करता है। दैट मींस VAB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, और अगर EMF है सर्किट में, so E is directly proportional to L. So this is the law behind this instrument. अब बोलेंगे सर ये इंस्ट्रूमेंट कैसे काम करेगा? तो भाई सिंपल है, इसके लिए आपको एक गैल्वेनोमीटर की आवश्यकता है, और मूव करो जॉकी से एंड यू कैलकुलेट द नल डिफ्लेक्शन पॉइंट एनीवेयर थ्रू दिस 400 मीटर और 1000 मीटर वायर। तो बेसिकली क्या चेक करेंगे हम लोग? पोटेंशियल ड्रॉप थ्रू द मीटर वायर। फिर से एक बार क्या कैलकुलेट करेंगे? पोटेंशियल ड्रॉप थ्रू द मीटर वायर। इसके लिए इस इंस्ट्रूमेंट का नाम पड़ा हुआ है पोटेंशियोमीटर। क्या है? पोटेंशियोमीटर, ओके? तो पोटेंशियोमीटर का लॉ क्या है? पोटेंशियल ग्रेडियंट इज ऑलवेज कांस्टेंट, और वोल्टेज ड्रॉप पर यूनिट लेंथ इज ऑलवेज कांस्टेंट, और वोल्टेज ड्रॉप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन लेंथ। सिंपल है? चलो, तो इसका यूजेस क्या है? व्हाट आर द यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर? तो पोटेंशियोमीटर का यूजेस है, उसमें सबसे पहला यूजेस है कंपैरिजन ऑफ EMF, और दूसरा यूजेस है वो है टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। पोटेंशियोमीटर का कितना यूज है? पहला है कंपैरिजन, दूसरा है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। तो कंपैरिजन ऑफ EMF में भी दो मेथड है, पहला है इंडिविजुअल मेथड, दूसरा हमारे पास है दैट इज सम एंड डिफरेंस मेथड। ओके, वी हैव टू मेथड्स, सो इसको अच्छे से पढ़ते हैं। दिस आल्सो कैरीज एन इंपॉर्टेंट वेटेज। तो पहला हमारे पास है वो है ए इंडिविजुअल मेथड, ओके? इंडिविजुअल मेथड में क्या है? तो यहां वाला जो डायग्राम है वो सेम रहेगा, सिर्फ ये जो गैल्वेनोमीटर मैंने कनेक्ट किया है ना, बस उतना ही डायग्राम चेंज होगा। तो मैं एक शॉर्ट फॉर्म में डायग्राम बना लेता हूं। अब यहां पर आप चाहे 4 मीटर लगाओ, 5 मीटर लगाओ, ठीक है? ये है A और ये है B। अब यहां पर एक लगेगा EMF,
यहाँ पे लगेगा गैल्वेनोमीटर और यहाँ पर आपको मिलने वाला है नल डिफ्लेक्शन पॉइंट। आप चाहो तो कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये क्या है E1, क्या है तो जब E1 लगाओगे तो यहाँ पर लेंथ मिलने वाला है आपको L1। सो आपके पास फॉर्मूला है E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी कि E1 इज इक्वल टू KL1। यस और नो? Yes, sir. सो लेट्स मार्क दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 1। चलो फिर क्या करना है, E1 को हटाओ, ओके, और E1 की जगह पे लगाओ E2। क्या लगाना है E2। तो यहाँ पर आपको जो लेंथ मिलेगा वो मिलने वाला है L2, करेक्ट। सो E2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, दैट मींस E2 इज इक्वल टू KL2। इक्वेशन मिल गया है। नाउ दिस इक्वेशन वी विल यूटिलाइज इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 and 2 E1 और E2 को डिवाइड कर दो बेटा, तो आपको मिलेगा KL1 अपॉन KL2, K को उड़ा दो, सो यू विल हैव E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। सो ये हो गया है कंपैरिजन ऑफ टू EMF बाय इंडिविजुअल मेथड। इंडिविजुअल मतलब एक बार E1 को चालू किया, एक बार E2 को चालू किया, ठीक है। नाउ सेकंड मेथड हमारे पास है, दैट इज कॉल्ड एज अ सम एंड डिफरेंस मेथड। सम एंड लुक एट हियर, बहुत इजी है। अब ये मेथड क्या बताता है, तो सम एंड डिफरेंस मेथड ये बताता है बेटा पहले सम, दैट मींस आपको कैसे कनेक्ट करना है, ये कनेक्शन को आप देख लो बेटा पहले। मैं इससे अच्छा ड्राइव कर लेता हूं। चलो ये एक E1 लगा है, ये E1 है, ये E2 है। नाउ E1 का नेगेटिव E2 के पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया, ओके। सो दिस फिनोमिना विल एक्ट एज अ सम। किसको क्या बोला जाएगा बेटा, ठीक है। तो डिफरेंस में क्या होगा फिर, तो डिफरेंस में ऐसा होगा E1 माइनस E2, तो ये E1 होगा, ये E2 होगा, दोनों का नेगेटिव टर्मिनल एक दूसरे से कनेक्ट होगा, तो इसको बोला जाएगा डिफरेंस। क्या बोलेंगे, डिफरेंस। तो ये है डिफरेंस। मेक सेंस? सिंपल, बड़ा ही सिंपल है। तो जब E1 प्लस माइनस प्लस सम की तरह कनेक्ट होगा यहाँ पर, तो आपको एक लेंथ मिलेगा। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, E1 प्लस E2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1। ऐसा लगाने पर L1 मिलेगा, गैल्वेनोमीटर में 0 वैल्यू मिलेगा। फिर ऐसा लगाने पर भी करेक्ट। तो ये दोनों को डिवाइड कर दो, E1 प्लस E2, E1 माइनस E2, ठीक है। हमको ढूंढना था बेटा कंपैरिजन ऑफ टू EMF। यहाँ पर तो कंपैरिजन ऑफ लेंथ मिल रहा है, व्हिच इज अगेंस्ट द एथिक्स। तो क्या करेंगे, प्लस माइनस है, सो अलजेब्रा का कंपोनेंटो डिविडेंडो फार्मूला यूज कर देंगे। सो बाय कंपोनेंटो डिविडेंडो, राइट। कितना हो जाएगा बेटा, देखो ध्यान से, सिंपल है। E1 प्लस E2 दो बार लिखो, ब्रैकेट बनाओ, यस सर, प्लस ऊपर प्लस नीचे माइनस, हाँ ये नीचे वाला भी दो बार लिखो, E1 माइनस E2, E1 माइनस E2, दैट इज इक्वल टू, ऊपर हो गया L1 प्लस L2, नीचे हो गया। अब ऊपर वाले को सॉल्व करो तो 2E1, नीचे वाले को सॉल्व करो तो 2E2, L1 प्लस L2, L1 माइनस L2, 2 गया। सो वी हैव E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस। सो दिस इज कॉल्ड एज कंपैरिजन ऑफ टू EMF बाय सम एंड डिफरेंस मेथड। इजी है। तो ये दो यूजेस है, देखो ध्यान से। पहला हमारे पास है इंडिविजुअल मेथड, अभी है टू कैलकुलेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, टू कैलकुलेट इंटरनल तो रेजिस्टेंस। देखो इसकी क्या जरूरत पड़ी। तो ये जब भी हम लोग बड़ा बॉक्स लगाते हैं, जैसे E1 लगाते हैं या E2 लगाते हैं, राइट, ये जो भी EMF होता है, सो EMF का जो बॉक्स होता है, ओके, इट कंटेन्स रेजिस्टेंस। क्या कंटेन करता है, मतलब अगर ये डायरेक्ट जाएगा तो ऐसे जाएगा, और अगर ऐसा EMF से होके जाएगा, ठीक है, तो EMF के अंदर एक रेजिस्टेंस लगा होता है, दैट इज कॉल्ड एज, और ये फिर यहाँ से गैल्वेनोमीटर अटैच होता है। और आप इसको सो कंसीडर, जब नॉर्मल था हमारे पास सिचुएशन, तो करंट कितना था, तो भाई V इज इक्वल टू IR था, कितना था। और जब नॉर्मल सिचुएशन नहीं था हमारे पास, जब करंट इंटरनल रेजिस्टेंस में से होके जा रहा था, तो EMF इज इक्वल टू था हमारे पास IR प्लस IR, छोटे में से भी करंट पास हो रहा था वैल्यू। तो चलो ये दोनों को डिवाइड करो, E बाय V इज इक्वल टू IR प्लस IR अपॉन IR, ठीक है, दैट इज इक्वल टू I, सॉरी माय मिस्टेक, R प्लस R अपॉन मेक सेंस, ये कट गया। सो हमारे पास जो EMF का फॉर्मूला मिला है E बाय V इज इक्वल टू मिला है R प्लस R अपॉन R, एकदम क्रिस्टल क्लियर है ये। नाउ मान लो जब पहला कंडीशन था, जब पोटेंशियल डिफरेंस क्या था,
V, तो आपको लेंथ कितना मिला था? L1। जब पोटेंशियल डिफरेंस क्या था? E, तो लेंथ कितना मिला था? यानी कि E by V करेंगे तो कितना मिलेगा? L2 by L1, करेक्ट? So therefore R plus R upon R that is equal to L2 by L1। अगर ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो अगर आप दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगा L2 by L1। अगर आप पहले इसको समझो ये ऐसा लिए हो कि फर्स्ट वाले को एज अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2, तो ये आपके लिए होने वाला है L1 upon L2, ठीक है? तो ये भी आपके लिए होने वाला है L1 by L2, जो भी वैल्यू आपने मेजर किया है वो R by R डिवाइड करो तो 1, स्मॉल r by कैपिटल R, L1 by करेक्ट? सो स्मॉल r इज इक्वल टू मिल जाएगा कैपिटल R, L1 by L2 minus 1, ठीक है? एंड दिस इज द एक्सप्रेशन टू डिटरमाइन अननोन रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, ओके, यूजिंग अननोन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर, करेक्ट? तो ये हो गया आपका पोटेंशियोमीटर। अब आता है कन्वर्जन, राइट? अब आता है हमारे पास कन्वर्जन। तो भाई कन्वर्जन किसका होगा? तो कन्वर्जन होने वाला है हमारे पास जो सबसे सुंदर इंस्ट्रूमेंट है जिसका हम लोग यूज करते हैं, यस, ठीक है? तो ये हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका हम लोग यूज करने वाले हैं, तो ये मेरे पास क्या है बेटा? ये है गैल्वेनोमीटर। क्या है? ध्यान से देखना, गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर किसी भी सर्किट में इसका यूज क्या है बेटा? मुझे बताओ, व्हाट इज द यूज ऑफ गैल्वेनोमीटर? नहीं, एक्चुअल यूज है करंट को मेजर करना, और करंट को मेजर करने के लिए किसी भी तार को काटने का और उधर दोनों हाथ से खुद ही को लपक लेने का। मतलब एक तार जा रही है उसको काटो और लपक लो, वो हो गया है गैल्वेनोमीटर। अरे पकड़ोगे तो डांस करोगे ना, हिप हॉप अपने आप होने लगेगा। क्या है वो? सीरीज। क्या है वो? जाते हुए तार को काटो और इंस्ट्रूमेंट को लगा दो, दैट इज कॉल्ड सीरीज। तो हमेशा ये सीरीज में लगता है। किसमें लगता है? सीरीज, बराबर? तो सीरीज में लगने की वजह से ये डैमेज होने के चांसेस ज्यादा है। कैसे करेंगे? अगर मुझे इसको एमीटर में कन्वर्ट करना है, इफ आई वांट टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर टू एमीटर, क्या करना पड़ेगा बेटा? जल्दी बताओ। सीरीज में कि पैरेलल में? पैरेलल। और वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है सीरीज। तो क्या करेंगे? ये एक शंट रेजिस्टेंस है। क्या है? करंट। तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा जो करंट होगा बेटा वो इसमें से फ्लो हो जाएगा और आपका जो सर्किट है वो प्रोटेक्टेड रहेगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? सेफ हो जाएगा। तो ये कन्वर्ट हो गया है बेटा गैल्वेनोमीटर में। ओके, अब हमको कन्वर्ट करना है इसको, अब इसको कन्वर्ट करना है हमको वोल्ट मीटर में। इसमें कन्वर्ट करना है तो वोल्ट मीटर में ज्यादा वोल्टेज आता है। ओके, तो उसको प्रोटेक्ट, और वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगता है। किसमें लगता है? पैरेलल। तो जब कोई चीज पैरेलल में लगेगा तो उसका एप्लीकेशन सीरीज में होगा, जब कोई चीज सीरीज में लगेगा तो उसका शंट। सिंपल है। शंट का लॉजिक क्या है? जो चीज सीरीज में लग रही है उसमें उसको पैरेलल में लगाओ। जैसे गैल्वेनोमीटर किसमें लगेगा? सीरीज में, तो शंट किसमें लगेगा? पैरेलल। ओके, वोल्ट मीटर में, वोल्ट मीटर कैसे लगता है? पैरेलल में, तो शंट कैसे लगेगा? सीरीज। वेरी गुड, सिंपल। तो ये शंट को ले लेते हैं और लगा लेते हैं इधर, तो ये कन्वर्ट हो गया आपका गैल्वेनोमीटर, कन्वर्ट हो गया है वोल्ट मीटर। तो ये कन्वर्जन हो गया आपका। अभी आप इसमें करंट का अगर इक्वेशन बनाना चाहते हो तो वो भी बना सकते हो। टोटल करंट इज इक्वल टू I माइनस आई, इसमें से I पास होगा, IS इसमें से IGG, वाला इक्वेशन भी आप बना सकते हो। मेक सेंस? सो दिस इज हाउ यू कैन कन्वर्ट वोल्ट मीटर, सॉरी गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर। ओके, बोर्ड क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। सो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, अगर इस चैप्टर से बात करेंगे तो आएगा डिस्क्राइब व्हीटस्टोन नेटवर्क। ओके, ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। दूसरा बात करेंगे तो एक्सप्लेन, लुक एट हियर, एक्सप्लेन प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ मीटर ब्रिज। ओके,
थर्ड और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक्सप्लेन यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर पॉट, ठीक है, पोटेंशियोमीटर टू कंपेयर EMF of two cells by sum and difference method. ये कोई भी अगर आप पेपर उठा के देखेंगे तो इसमें से आपको कोई एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। समझ में आया? तो प्रॉपरली इसको पढ़ाई करना है, ठीक है? Thank you, sir. पूरा हो गया चैप्टर? Yes, sir.